नमस्कार, स्वागत है देख रहा है इंडिया में आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। सबसे पहले बात यहां पर अमेरिका की करेंगे क्योंकि वहां से ऐसी खबरें आ रही हैं जो दुनिया भर की फिक्र को बढ़ा सकती हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के एक खुलासे में यह बात निकल कर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी, फैशन और बिजनेस की दुनिया का जाना माना चेहरा इवांका ट्रंप की हत्या की एक ऐसी खौफनाक साजिश रची गई थी जिसका खाका सीधे ईरान की राजधानी तेहरान में तैयार हुआ था। ऐसा कहा गया कि ट्रेनिंग लिए हुए हत्यारा रेकी के लिए फ्लोरिडा के घर का ब्लूप्रिंट और सोशल मीडिया पर खुली धमकी। लेकिन इससे पहले कि ऑपरेशन इवांका कामयाब होता, अमेरिका और मित्र देशों की खुफिया एजेंसियों ने तुर्की की सरजमीं पर इस पूरी साजिश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और इवांका बच गई। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की बेटी की हत्या की इंटरनेशनल साजिश रची गई। एक साजिश के जरिए समूचे अमेरिका से लेकर ट्रंप को बहुत बड़ी चोट देने की तैयारी थी। ये कोई हॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ग्लोबल टेररिज्म का वो खौफनाक सच है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक ऐसा आतंकी जिसने कसम खाई थी ट्रंप के पूरे परिवार को जिंदा जलाकर खाक करने की, जिसने अपनी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम लिखा था इवांका ट्रंप का। जी हां, निशाने पर थी ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप। यह खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है, जिसने लिखा है कि हां, ट्रंप की बेटी की हत्या की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी जो फेल हो गई। न्यूयॉर्क पोस्ट के सनसनीखेज खुलासे के मुताबिक 32 साल के इराकी नागरिक मोहम्मद बाकर अल सादी ने इवांका ट्रंप को निशाना बनाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस खतरनाक शूटर सादी ने इवांका ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर की पूरी रेकी कर ली थी। उसके पास से इवांका के घर का एक एक कोना, एंट्री और एग्जिट पॉइंट और सुरक्षा घेरे का पूरा ब्लूप्रिंट बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर वो खुलेआम लिख रहा था कि ट्रंप की सिक्योरिटी भी इवांका को बचा नहीं पाएगी। ये देखिए, आरोपी का एक्स पोस्ट है। अल सादी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इवांका के फ्लोरिडा वाले घर के नक्शे के साथ अपनी धमकी भी शेयर की थी। अपने पोस्ट पे उसने लिखा था, मैं अमेरिकियों से कहता हूँ, इस तस्वीर को देखो और जान लो कि ना तो तुम्हारे महल ना ही सीक्रेट सर्विस तुम्हारी रक्षा कर पाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अल सादी सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा था, बल्कि वो इवांका ट्रंप की पल पल की रेकी भी कर रहा था। हमलावर सादी इवांका को मारकर ट्रंप को वो दर्द देना चाहता था जिसकी गूंज पूरे अमेरिका में सुनाई दे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने सुसाइडल मिशन को अंजाम दे पाता, तुर्की में सीक्रेट सर्विस के एक जॉइंट ऑपरेशन ने उसे दबोच लिया और सीधे अमेरिका के हवाले कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इवांका ट्रंप से इस आतंकी की क्या दुश्मनी थी। इसके तार जुड़ते हैं आज से ठीक 6 साल पहले बगदाद में हुए एक अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक से। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर और कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को ढेर कर दिया था। सुलेमानी की मौत ने ईरान और उसके समर्थक आतंकी संगठनों की कमर तोड़ दी थी। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद अल सादी लोगों से कहता फिर रहा था, हमें ट्रंप के घर को उसी तरह भस्म कर देना है जिस तरह उसने हमारा घर उजाड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक अल सादी के पिता अहमद काज़मी ईरानी सेना में ब्रिगेडियर जनरल थे। 2006 में उनकी मौत के बाद अल सादी को कासिम सुलेमानी ने ही पाला था। अल सादी के लिए सुलेमानी गॉडफादर की तरह थे। अल सादी ने अपने स्नैपचैट पर सुलेमानी के साथ मिलिट्री बेस में नक्शे देखते हुए अपनी तस्वीरें भी पोस्ट की थी। वो सुलेमानी की मौत का बदला ट्रंप की सबसे प्यारी बेटी को मारकर लेना चाहता था और इसीलिए उसने रची ट्रंप को सबसे बड़ी चोट देने की साजिश। अमेरिकी न्याय विभाग की माने तो मोहम्मद बाकर अल सादी कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि ईरान की IRGC और खतरनाक इराकी उग्रवादी गुट कतैब हिजबुल्लाह का एक बड़ा मोहरा है और अमेरिका और यूरोप में हुए 18 आतंकी हमलों और कोशिशों के पीछे इसी का दिमाग था।
इस प्रतिशोध की आग में वो पिछले कई महीनों से अमेरिका और यूरोप में यहूदी ठिकानों और ट्रंप परिवार की लोकेशंस ट्रैक कर रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस खुलासे के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का लेवल और बढ़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि हमलावर के निशाने पर आई ट्रंप की बेटी इवांका की आखिर ट्रंप साम्राज्य में क्या हैसियत है। 30 अक्टूबर 1981 को न्यूयॉर्क के सबसे रईस घराने में जन्मी इवांका डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पहली पत्नी इवाना ट्रंप की बेटी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के मशहूर वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के रियल एस्टेट बिजनेस को अपने दम पर संभाला। बिजनेस के साथ साथ इवांका ने फैशन और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में अपना खुद का ग्लोबल ब्रांड स्थापित किया। उनकी लिखी किताब द ट्रंप कार्ड बेस्ट सेलर रही। जब साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे तो इवांका ट्रंप को उनका सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर माना गया। राष्ट्रपति के अनऑफिशियल एडवाइजर के तौर पर उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और वैश्विक कूटनीति में रोल निभाया। साल 2009 में इवांका ने अमेरिका के दिग्गज रियल एस्टेट टाइकून जारेड कुश्नर से शादी की थी। इस शादी के लिए इवांका ने अपना धर्म बदलकर यहूदी धर्म अपना लिया था। आज इवांका 3 बच्चों की मां है, अरेबेला, जोसेफ और थियोडोर। वो अक्सर कहती हैं, दुनिया की चकाचौंध एक तरफ और उनके बच्चों की परवरिश एक तरफ। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर एक खतरनाक आतंकी दुनिया भर में इतनी आसानी से घूम कैसे रहा था। इसका जवाब भी बेहद चौंकाने वाला है। जब 15 मई को तुर्की की खुफिया एजेंसियों ने अल सादी को गिरफ्तार किया तो वो रूस भागने की फिराक में था। उसके पास से इराक का सर्विस पासपोर्ट बरामद हुआ है। ये वो स्पेशल पासपोर्ट है जो केवल इराकी प्रधानमंत्री की सहमति से ही सरकारी अधिकारियों को मिलता है। इस पासपोर्ट के दम पर वो बिना किसी सुरक्षा जांच के वीआईपी लाउंज का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर में आतंकी नेटवर्क तैयार कर रहा था। तुर्की से प्रत्यर्पण के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां इस खूंखार आतंकी को न्यूयॉर्क लेकर आ चुकी हैं, जहां से उसे ब्रुकलिन के जेल में रखा गया है। ये वही जेल है जहां अमेरिका के अधिकतर हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता है। इवांका ट्रंप की हत्या की यह साजिश इस बात का सबूत है कि भले ही कासिम सुलेमानी सालों पहले मारा गया हो, लेकिन ट्रंप परिवार को लेकर ईरानी और इराकी गुटों की नफरत आज भी सुलग रही है, जिससे अब अमेरिका को और सावधान रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कुछ वक्त तक शांति के बाद एक बार फिर से ईरान अमेरिका युद्ध भड़क सकता है। ऐसा कहने के पीछे अमेरिका में हो रही हलचल, वो हलचल जो साफ इशारा कर रही है कि ट्रंप हमले की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है और सिर्फ ट्रिगर दबाने की तैयारी है। लेकिन क्यों? आखिर युद्ध विराम के बीच लगातार बात करने वाले ट्रंप अब आखिरी विकल्प पर क्यों उतर आए हैं और क्या है इस खबर की सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखिए। या फिर वही गोला बारूद बरसने वाला? क्या मिडिल ईस्ट की धरती पर फिर से मिसाइलें गरजने वाली? क्या फिर से B-2 बॉम्बर आधी रात को आसमान का सीना चीरकर ईरान पर हमला करने वाला है? क्या अमेरिका ईरान पर सबसे बड़े हमले की तरफ बढ़ रहा है? ये वो सवाल जो अमेरिका में चल रही मौजूदा हलचल और ट्रंप के बयान के बाद से तैर रही है। वो बयान जो उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर सारी दुनिया को दिया, क्योंकि ये बयान ट्रंप के बेटे की शादी के ठीक बीच में आया है। जिस समय ट्रंप को बेटे की शादी के जश्न में होना चाहिए था, वो वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के एक कमरे में गुप्त मीटिंग कर रहे थे। ट्रंप ने लिखा, मैं अपने बेटे डॉन जूनियर और ट्रंप परिवार की सबसे नई सदस्य, उनकी होने वाली पत्नी बेटिना के साथ रहने के लिए बेहद उत्सुक था, लेकिन सरकार से जुड़े हालात और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति मेरे प्यार की वजह से मैं ऐसा कर नहीं पा रहा। मुझे लगता है इस महत्वपूर्ण समय के दौरान मेरा वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में रहना बेहद जरूरी है। डॉन और बेटिना को बहुत बहुत बधाई। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके बाद ट्रंप को बेटे की शादी को भी नजरअंदाज करना पड़ गया। ऐसा कोई संकट तो सीधे तौर पर नजर नहीं आता। फिर ट्रंप की मीटिंग, उनके संदेश के आखिर मायने क्या है? माना जा रहा है कि ट्रंप ईरान पर और ज्यादा समय खर्च नहीं करना चाहते। बातचीत अभी भी बन नहीं पाई, लेकिन वो चाहते हैं जो कुछ हो जल्द से जल्द हो जाए। इसीलिए उन्होंने शादी के बजाय ईरान को तवज्जो दी। ये कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे सीधा वो सबूत भी हो सकता है
जिसमें इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ। उसके बाद से ट्रंप का गुस्सा सातवें आसमान पर हो और वो तेहरान को उसका कद बताने के लिए वॉर मोड में आ चुके हों, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रंप के ताजा बयान भी शक पैदा करते हैं। उन्होंने एक बार फिर से ईरान को लेकर बयान देने शुरू कर दिए। Now Iran, their navy's gone, their air force is gone, everything's gone, their leaders are gone. सुना आपने, ईरान को लेकर कुछ समय की चुप्पी को अब ट्रंप ने दोबारा तोड़ा है। विश्वसनीय अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स, खासकर CBS न्यूज के मुताबिक व्हाइट हाउस में लौटते ही ट्रंप ने एक बेहद गोपनीय और हाई लेवल मिलिट्री मीटिंग बुलाई। इस बैठक में पेंटागन के वो टॉप कमांडर शामिल थे जिनके हाथों में अमेरिकी सेना का न्यूक्लियर बटन और मिसाइलों का कंट्रोल होता है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप के साथ ईरान को लेकर हुई बैठक में उपराष्ट्रपति JD वैंस, रक्षा सचिव पीट हेग्सेस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, CIA के डायरेक्टर और तमाम जनरल मौजूद थे। बताया जा रहा है कि वॉर रूम में इस बारे में तफसील से बात हुई कि अगर बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सैन्य और कूटनीतिक हालात कैसे होंगे, कैसे इस पूरे मसले को संभाला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा था कि वो कूटनीति को एक और मौका देना चाहते हैं, लेकिन गुरुवार रात को वो हमले का संदेश देने की ओर झुकते नजर आए थे। ट्रंप ने एक बड़े अंतिम निर्णायक बड़े सैन्य अभियान की संभावना जताई, जिसके बाद वो जीत की घोषणा कर युद्ध को समाप्त करने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि युद्ध पर फिलहाल कोई फैसला हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। तुषार शर्मा की मौत के आरोपी समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। जबलपुर में गिरफ्तार करके भोपाल ले आई पुलिस ने उसे आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने समर्थ को अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर समर्थ ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है और समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है। देखिए, टूषा केस में हर दिन नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं और अब इस केस में टूषा की मौत से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है जो ब्यूटी पार्लर का है। साथ ही टूषा के घर की वो छत जहां वो बेल्ट से लटकी पाई गई थी, उस छत की तस्वीरें भी सामने आई हैं। उन पर तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी भी बाकी हैं। मौत के 3 घंटे पहले ब्यूटी पार्लर में मौजूद ट्रिशा कितनी रिलैक्स दिख रही है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ऐसा क्या हुआ कि ट्रिशा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। एक सवाल जो लगातार बना हुआ है वो ये कि ट्रिशा ने आत्महत्या की या उसका मर्डर किया गया। ट्रिशा शर्मा की मौत से कुछ ही घंटे पहले इस CCTV फुटेज ने इस पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया है। CCTV फुटेज में ट्रिशा पार्लर में हेयर स्पा लेती नजर आ रही है। वीडियो दोपहर 3:30 बजे के आसपास का है। वीडियो सामने आने के बाद एक सवाल उठ रहा है कि इतना रिलैक्स नजर आने वाला शख्स कुछ ही देर बाद कैसे सुसाइड कर सकता है। दूसरी तरफ ट्रिशा के ससुराल की छत की पहली तस्वीर सामने आई है। इसी जगह ट्रिशा का शव मिला था। इसी जिम्नास्टिक हुक से बेल्ट में ट्रिशा का शव टंगा हुआ था। शनिवार को पुलिस भोपाल में ट्रिशा के ससुराल पहुंची, तब घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस ट्रिशा की मौत वाली जगह के इस हिस्से को नापती नजर आ रही है। फिलहाल कोर्ट ने समर्थ सिंह को 7 दिन के पुलिस रिमांड के लिए भेज दिया। अब पुलिस समर्थ से उन सवालों के जवाब पूछेगी जो इस उलझे केस को सुलझा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा फरमान सुनाया है जिसके बाद से यूपी के बाहुबली सख्ते में हैं, हैरान हैं। हाईकोर्ट ने यूपी के बाहुबलियों का पूरा ब्यौरा मांगा है और पूछा है कि आखिर किसके पास कितने हथियार हैं और किस आधार पर हथियारों के लाइसेंस दिए गए हैं। मामले के सामने आने के बाद से बाहुबली वर्सेस मेरे बाहुबली वाला सियासी वार पलटवार भी यहां पर शुरू हो गया है। तो क्या माना जाए कि क्या अब बाहुबलियों पर कानूनी हंटर चलने वाला है? सत्ता का रसूख
ताकत का नशा और हथियारों का जखीरा। यूपी की सियासत और बाहुबल एक ऐसा सिक्का जिसके दो पहलू, एक तरफ जनता का वोट तो दूसरी तरफ हथियारों और ताकत का रसूख। जब इन बाहुबलियों का काफिला सड़क पर निकलता है तो सायरन की आवाज से ज्यादा गूंज इनके नाम की होती है। उत्तर प्रदेश में बाहुबली शब्द सिर्फ एक टैग नहीं है, बल्कि सत्ता, संपत्ति और बंदूकों का एक पूरा साम्राज्य है। चाहे कुंडा के राजा भैया हो या गोंडा के ब्रजभूषण शरण सिंह, पूर्वांचल के धनंजय सिंह हो या फिर ब्रजेश सिंह, अपराध और सियासत का कॉकटेल इन बाहुबलियों की ताकत को इतना मजबूत कर देता है जिसे काटना साधारण सिस्टम के बूते की बात नहीं है। अभी धनंजय सिंह है, ब्रजभूषण सिंह है, उत्तर प्रदेश में राजा भैया है और देश के अंदर भी बहुत लोग हैं। और इसलिए कहना चाहता हूँ, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा था, दबदबा है और सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग तो देखे हुए हैं आप, जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हथियारों का शौक तो इन बाहुबलियों की रग रग में दौड़ता है। दशहरे पर राजा भैया के महल में जब शस्त्र पूजा होती है तो वहां करीब 200 से 700 हथियार सजे नजर आते हैं। ब्रजभूषण बंदूकों, घुड़सवारी और दबदबा दिखाने वाली शक्ति प्रदर्शन के शौकीन। हथियारों का जखीरा और सिस्टम को चुनौती देने वाले यूपी के कई बाहुबलियों के लिए अब वक्त बदल रहा है। कानून का डंडा इन बाहुबलियों के रसूख को चुनौती दे रहा है। कोर्ट ने हंटर चलाना शुरू कर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम के चेहरे हैं जहां कानून और उसके प्रभाव के बीच की लाइन अक्सर धुंधली पड़ जाती है। ये अपने अपने इलाके के प्रभावशाली लोग हैं, लेकिन अब ऐसे प्रभावशाली लोगों के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एक्टिव हुआ है। उस सच को सामने लाने का फैसला किया है जिसे अरसे तक या तो छिपाया गया या नजरअंदाज किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा है, इन बाहुबलियों के पास कितने हथियार हैं? इनके गन लाइसेंस किन नियमों के तहत जारी हुए? उन्हें सरकार से कितनी सुरक्षा मिली है और इनके खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि ये पूरे पावर स्ट्रक्चर की जांच है। हाई कोर्ट के इस आदेश से पहले की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, जिसका पहला मुहाना संत कबीर नगर के जयशंकर नाम के आदमी के तौर पर पहचाना जाता है, तो दूसरा मुहाना हाई कोर्ट के आदेश तक पहुंच जाता है। दरअसल एक आदमी जिसका नाम जयशंकर है, ये ना तो कोई बड़ा नाम है और ना ही इसकी कोई सियासी पकड़ है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो हाई कोर्ट के आदेश तक पहुंचा वो सवाल था, क्या शस्त्र लाइसेंस अब नियमों से नहीं सिफारिश और रसूख से तय होते हैं? जयशंकर का ये सवाल जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा तो सिस्टम को जवाब देना पड़ा। सरकार ने हलफनामा दाखिल किया और इस एक कागज ने पूरे ढांचे की परतें खोल दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हैं और 6000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन पर आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, यानी उन्हें भी लाइसेंस दिया गया। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये संकेत है इस बात का कि कहीं न कहीं कानून की प्रक्रिया बाहुबलियों के रसूख के आगे कमजोर पड़ रही है। हालांकि अभी असली झटका बाकी था। जब हाई कोर्ट ने हलफनामा देखा तो कोर्ट ने पाया कि इस हलफनामे में कई बाहुबलियों के नाम ही शामिल नहीं है, यानी जो नाम जनता जानती है, जो सिस्टम पर असर डालते हैं, वो नाम सरकारी रिकॉर्ड से गायब थे। बस फिर क्या था, सरकार के इसी हलफनामे पर अदालत का रुख सख्त हो गया। जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने अफसरों को कड़ी फटकार लगाई और कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, हमें अधूरी कहानी नहीं चाहिए, हमें पूरा सच चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नए सिरे से आदेश जारी करते हुए कहा, 19 बड़े बाहुबलियों की पूरी क्राइम कुंडली पेश की जाए, उनकी लोकेशन, हथियारों की संख्या, लाइसेंस का आधार और इन बाहुबलियों को सरकार कितनी सुरक्षा देती है। साथ ही ऐसे लोग जिन पर 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं, उनकी भी पूरी जानकारी कोर्ट में पेश की जाए। ये जानकारी जोन स्तर से लेकर जिला और थाना स्तर तक की होनी चाहिए। चलिए अब आपको ये भी जान लेना चाहिए उत्तर प्रदेश में कहां-कहां किस बाहुबली का रुतबा है। प्रतापगढ़ राजा भैया, गोंडा ब्रजभूषण शरण सिंह, जौनपुर धनंजय सिंह, वाराणसी ब्रजेश कुमार सिंह, अब्बास अंसारी, मेरठ बदन सिंह बद्दो, कानपुर सऊद अख्तर। अब इन्हीं बाहुबलियों के नाम पर यूपी में सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं और निशाने पर हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ।
अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा, उनकी सरकार को गुंडाराज के तौर पर बदनाम किया जाता था, लेकिन सच्चाई अब सामने आ चुकी है। हमें आपको बदनाम करते थे, सच्चाई तो ये है कि महागुंडा राज चल रहा है इस समय। ये जो गुंडा राज वो बदनाम करते थे, अगर इस सरकार में देखोगे तो महागुंडा राज चल रहा है। जो हमें आपको सबको कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, जब से मुआफियों की सूची निकाली है हम लोगों ने जानकारी कर करके कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, ये बीजेपी के इसका खुलासा हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। ये दंगे, फसाद, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, अराजकता, लूट खसोट, उसके दिन लद गए हैं और हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे, और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। जाहिर है अब कहानी शुरू हुई है उस परीक्षा की जिसका पर्चा 2027 में आउट होगा। यानी यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष इस मुद्दे को हवा दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोर्चे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपने सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे के दम पर हैट्रिक की तैयारी में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं भीषण गर्मी की। देखिए, भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट गहराता जा रहा है और प्रदेश के कई जिलों में गर्मी का पारा फुल होते ही बत्ती गुल हो गई, जिससे लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ में देर रात गुस्साए लोगों ने पावर हाउस का घेराव किया तो कई जगह पर प्रदर्शन और नारेबाजी भी हुई। एक तरफ जहां प्रदेश में गर्मी से पारा चढ़ा हुआ है, वहीं प्रदेश में बिजली संकट पर सियासीकरण तेजी से फैल रहा है। 45 से 48 का टेम्परेचर, भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट, गर्मी से चढ़ा पारा तो गुल हो गई राजधानी समेत कई जिलों की बत्ती। बार बार पावर कट से त्राहिमाम कर रही है जनता। गर्मी की मार और बिजली कटौती से आक्रोशित और परेशान ये भीड़ पावर हाउस के बाहर हंगामा कर रही है। लखनऊ हो या सीतापुर, बांदा हो या प्रयागराज, हापुड़ हो या बागपत, प्रदेश के तमाम जिले बिजली संकट से जूझ रहे हैं। बिजली संकट से आम लोग ही नहीं, यूपी के बीजेपी विधायक भी परेशान हैं। 3 विधायकों ओपी श्रीवास्तव, नीरज बोरा और राजेश्वर सिंह ने यूपी के बिजली मंत्री AK शर्मा को चिट्ठी लिखी, कहा कि हालात ठीक करें। राजेश्वर सिंह ने लिखा कि बिजली का हाल चिंताजनक है। बिजली कटौती से लोगों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। बिजली कटौती को लेकर विस्तार से एनालिसिस हो। बिजली मंत्री सिंगापुर, अमेरिका का मॉडल अपनाएं और व्यवस्था में सुधार करें। इसके साथ ही ओपी श्रीवास्तव ने कहा कि मेरे इलाके में बिजली का गंभीर संकट है। अघोषित बिजली कटौती से लोगों में भारी नाराजगी है। अब मामले में राजनीति तेज हो गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से उत्तर प्रदेश में जो असहनीय बिजली संकट चल रहा है, उसके लिए बिजली विभाग के कनिष्ठ कर्मचारियों या लाइनमैन पर जनता अपना गुस्सा ना निकाले। बिजली विभाग के हजारों संविदा कर्मचारियों की छटनी के बाद वो पहले से ही बहुत दबाव में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने X पर लिखा, इस महाविद्युत आपदा के लिए भाजपा सरकार, भाजपा के बिजली मंत्री, भाजपा के सांसद, विधायक, मेयर, पार्षद से लेकर बिजली विभाग के उच्च अधिकारी व भ्रष्ट ठेकेदार जिम्मेदार हैं, जो इस नाकाम सत्ता में अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदार हैं। सवाल जवाब इन लोगों से किया जाए। वहीं मायावती ने भी बिजली संकट पर अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भीषण गर्मी के इस मौसम में बिजली की कटौती से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों समेत कई लोगों का जीवन अति कष्टदायी बना हुआ है। बिजली संकट पर लखनऊ में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पावर हाउस का घेराव किया। गर्मी पीक पर है, पावर कट पीक पर है और देश में बिजली की खपत भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिजली कटौती से यूपी के कई इलाकों में लोग बेहाल हैं, तो वहीं अपने के सवालों से घिरे ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने सफाई दी है।
बेतहाशा गर्मी के चलते बिजली की मांग आसमान पर है। कल शाम यूपी की पीक डिमांड जिसे पूरा किया गया वो 30,458 मेगावाट थी।